हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर? तो यार क्लास 10th में हमने देखा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए या यूं कहें कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ढेर सारे मटेरियल, बहुत ढेर सारे कंटेंट यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जो यूपी बोर्ड के बेचारे बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है, या एक आध दो यूट्यूबर है जो जिन्होंने इनके ऊपर काम किया है। और बेसिकली वो बहुत ही अच्छे लेवल का है भी नहीं कि जिससे बच्चों को मजा आए, या कोई इनके मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। हर कोई बात कर रहा है कि सीबीएसई में या जो है जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, इनके मार्क्स के अपग्रेडेशन की बात कर रहा है। हर कोई देख रहा है कि कैसे 95 प्लस लाए, कैसे 100 प्लस तो हो ही नहीं सकता खैर, लेकिन कैसे 100 आउट ऑफ 100 लाए। तो ये सारी बातें हो रही। अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए कि वैसे तो अगर सिलेबस देखा जाए तो यूपी और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस लगभग डियर वो इक्वल हो चुका है। सारे के सारे चैप्टर्स इक्वलाइज हो गए हैं। जो सिलेबस इनका है वही सिलेबस उन लोगों का भी है। तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए, एक ऐसी वीडियो सीरीज लाई जाए जिसमें यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बात किया जाए। और ऐसा नहीं है कि केवल यूपी बोर्ड के बच्चे, अगर इस वीडियो को सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देखेंगे तो उनको भी बहुत ही मजा आने वाला है। और ये पूरा का पूरा सेशन, ये पूरा का पूरा जो आपके लिए सीरीज रहेगी, ये फुल्ली डेडिकेटेड रहेगी डियर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। ओके, तो मैं इतना आपसे कहता हूं कि अगर आपने यहां से साइंस कर लिया तो साइंस में आप 100 आउट ऑफ 100 लाने के बिल्कुल करीब होंगे। अगर आपका 100 आउट ऑफ 100 आ जाता है तो इसमें बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिखा रहे होंगे कैसे आपको वो सारी टेक्निक हम आपको बता रहे होंगे जिससे कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और हमें सारे फार्मूले पता होते हैं, हमें सारे डिफिनीशंस पता होते हैं, लेकिन फिर आप क्या करते हो ना, जब आप एग्जाम दे के आते हो, अभी आपके बोर्ड्स चल रहे होंगे, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो प्री बोर्ड के में जब आप आंसर राइट करके आते हैं तो आपको लगता है कि यार हमने तो सारा कर लिया है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप कहते हो यार मेरा तो नंबर इतना ही आ गया और फला बच्चा जो है वो 99 पे आ गया और हमारा जो है 88 या 92 ही रह गया। ठीक है, तो यहां पे हम वो सारी बातें आपसे डिस्कस कर रहे होंगे जिससे कि साइंस में स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में, जहां पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन भी हम आपको गाइड करेंगे। ओके, बाकी ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए भी एक सीरीज आने वाली है। तो बिल्कुल डियर, अब हम आपको आज से फिजिक्स में, सबसे पहला तो हमने फिजिक्स ही लिया, फिजिक्स में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लिया। ओके, आप पीछे देख भी रहे होंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर वो आ गया है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अब आपको यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। ओके, तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे और उससे रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग चार्ज की बातें करें डियर। किसकी बातें करें? अगर हम लोग चार्ज की बातें करें तो चार्ज क्या होता है? ओके, तो चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली क्या होता है, ये जैसे मास होता है ना, जैसे मास होता है वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एनी मैटर। किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो मूलभूत विशेषता होती है किसी भी द्रव्य की, वो होती है चार्ज। ओके, अब बात यह आती है कि क्या चार्ज सभी ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है? तो बिल्कुल, जितनी भी चीजें दुनिया में बनी हैं उन सारी चीजों में चार्ज पाया जाता है। कैसे? ऐसे कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं डियर, आपने देखा होगा कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स एटम एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और 9th क्लास में आप इतना पढ़ चुके हो कि कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इफ ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं तो आपको इतना जानकारी होगी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यस, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस चार्ज होता है। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। जहां पे आप न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि उसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड का कोई भी तिनका भी हो तो वो भी चार्ज से मिलकर बना होता है। इट मीन्स कि उसमें भी चार्ज होगा। बस बात ये आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होगा या नहीं होगा, ये बात डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। ओके, तो आपका जो सिलेबस है डियर वो चार्ज के इर्द गिर्द ही घूमता है।
उसके बाद फिर हम लोग चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट की बातें करते हैं कि भाई करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप सारे लोग जानते हैं डियर, क्या जानते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जहां पे हम लोग लिखते हैं I = Q/T। ओके, तो इन्हीं सारे बेसिक फंडामेंटल्स है। और उसके बाद जैसे ही आप आई के बारे में पढ़ लेते हो, करंट के बारे में पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद आपके चैप्टर्स में आपकी किताबों ने आपको एक कदम आगे बढ़ाया, और उस एक कदम आगे चलते ही आपको पोटेंशियल समझाया जाता है, विभव क्या होता है। तो विभव के बारे में क्या कहते हो कि whenever you bring a unit charge from infinite to a fixed point, then the work done to bringing that unit charge from infinite to fixed point, that work done is known as what? That work done is known as potential। यानी अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है डियर, वही कार्य क्या कहलाता है, वही कार्य आपका विभव कहलाता है। तो W = क्या होता है, W = VQ, W = VQ। तो इस तरीके से आपने कह दिया, या V = W/Q कह दिया आपने। और जब आपको करंट पता चल गया और जब आपको विभव पता चल गया, तब आपका चैप्टर आपको थोड़ा सा आगे ले जाता है, और वो आपको क्या सिखाता है, वो आपको I और V की मदद से ओम्स लॉ सिखा देता है। ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि भाई देखो यहां पे हम लोग ना एक पहले तो छोटी सी स्टोरी जनरेट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके टैकल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आपका पूरा का पूरा चैप्टर निकल जाएगा। ओके, हाँ, तो ओम्स लॉ के बारे में क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ के बारे में ये कहा जाता है, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एनी कंडक्टर इज रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स अनचेंज्ड, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ डियर कि अगर किसी भी चालक की सारी भौतिक अवस्थाओं में, जैसे आपका टेम्परेचर आ जाता है, जैसे आपका प्रेशर आ जाता है, जैसे आपकी लेंथ आ जाती है, जैसे आपका एरिया आ जाता है, ओके, और जैसे आपका मटेरियल आ जाता है, तो अगर ये सारे के सारे प्रोसेसेस डियर, अगर ये सारे के सारे प्रोसेसेस आपके कैसे हो, अगर ये सारे के सारे प्रोसेसेस आपके अनचेंज्ड हो, जिनमें बदलाव ना हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि जो इसमें बहने वाली धारा है वो पोटेंशियल की क्या है, अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही से हम लोग कहते हैं V = I, फिर हम लोग कहते हैं V = IR, यही तो कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ओम्स लॉ भी क्लियर हो जाता है, बोलिए हाँ या ना। यानी कि आपको अब ओम्स लॉ भी सिखा दिया गया। अब जैसे ही ओम्स लॉ आप लिख रहे थे, आपने लिखा कि V = IR, जैसे ही आपने लिखा V = IR, आपने क्या देखा, आपने देखा कि वहां पे एक छोटा सा टर्म आ गया रेजिस्टेंस, R, प्रतिरोध जिसको आप बोलते हो। ओके, तो प्रतिरोध क्या होता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है क्लास 10th के स्टूडेंट के माइंड में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बस ऐसे ही आप जानो कि जैसे मान लो कि आप रोड पे चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, तो रोड्स पे ब्रेकर्स आते हैं, क्या आते हैं, ब्रेकर्स। और वो ब्रेकर्स क्या करते हैं डियर, वो ब्रेकर्स आपकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वो आपको रोकने का प्रयास करते हैं। ओके, तो एज सिमिलर एज द ब्रेकर्स, रजिस्टर्स आल्सो एक्ट एज अ ब्रेकर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बिल्कुल ब्रेकर्स की तरह काम करते हैं। यानी कि यहां से एक डेफिनेशन बन के आती है डियर रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला कारक ही प्रतिरोध कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आप बोल सकते हो कि छोटी सी डिवाइस होती है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहां से आपका रजिस्टर भी क्लियर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ऑन व्हिच फैक्टर्स इट डिपेंड्स ऑन।
ओके। तो क्या वो फैक्टर्स हैं? क्या वो फैक्टर v और i है? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं r इजिकल टू v अपॉन i। तो क्या r v और i पे डिपेंड करता है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो किस बात पे रजिस्टर डिपेंड करता है डियर? रजिस्टर डिपेंड करता है लेंथ पे, रजिस्टर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, रजिस्टर डिपेंड करता है किसी पदार्थ की नेचुरलिटी पे, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है। ओके डियर, तो यहां से हमको एक और नया फार्मूला निकल के हमको मिलता है डियर कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, R proportional to 1 upon A and R is equal to rho L by A। तो यहां से हमको एक डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन के बाद हमको एक फार्मूला मिला कि R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहां पे रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जो पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, जो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि रजिस्टर तक की बात हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त ढंग से कर ली। अब जब रजिस्टर्स आता है तो रजिस्टर्स में आप लोग जानते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कितने तरीके का होता है? मैक्सिमम पीपल सेज दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सीरीज एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? यस, पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल, लेकिन एक तीसरे तरीके का भी आता है डियर। वो क्या होता है? वो होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, यानी एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है डियर जिसमें आपका पैरेलल और सीरीज दोनों तरीके की बातें होती हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। तो अब बात ये आती है कि जब ढेर सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े होते हैं, जब ढेर सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन के आता है? बिल्कुल, हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स पे अटैक करने वाले हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर फार्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही Rn तक चला जाता है। यानी जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उतने हम लोग उसको सम अप कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बात समझ में? अब सेकंड चीज जो आती है डियर, वो क्या आती है? वो आती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की केस में क्या होता है डियर? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन, ऐसे ऐसे आप कहां तक चले जाते हैं? Rn तक चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस वाला भी फंडामेंटल क्लियर हो गया। जब हम सारे स्टूडेंट का चार्ज के बाद करंट के बाद पोटेंशियल और पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव और विभवांतर दोनों अलग चीजें होती हैं डियर, ये बात जान लीजिएगा। जब ये क्लियर हो जाता है अपना, और उसके बाद रेजिस्टेंस उसके बाद ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देख लिए, तब अब आप इतना काबिल हो जाते हैं कि आपके बोर्ड में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आइदर I निकालने का, आइदर V निकालने का या R निकालने का, तो आपसे सारा का सारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए डियर, हम लोग यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और यहां से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेते हैं और उस पर मैक्सिमम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपका 100% मार्क्स यहीं से बनना तय हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ओके डियर, चलो।